नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि किस तरीके से एक डीसी मोटर फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है और किस तरीके से वो रोटेशन एक्शन को परफॉर्म करता है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। और उसके पहले हमने एक डीसी जनरेटर का वर्किंग भी समझ लिया। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो ये है कि क्या मैं एक डीसी मोटर को डायरेक्टली एक सप्लाई वोल्टेज दे के स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर ठीक है, मैंने अभी यहाँ तक पढ़ लिया है कि मैं डीसी मोटर को किस तरीके से उसका एक्शन होता है या किस तरीके से उसका रोटेशन फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें समझ ली। अब क्या मैं एक डीसी मोटर को डायरेक्टली मेरे बाहर के कोई सिस्टम के साथ या मैंने कोई सप्लाई वोल्टेज दे दिया और उसको डायरेक्टली रन कर सकता हूँ? तो वो होगा नहीं। क्यों? अब वो देखते हैं इस टॉपिक में। इस वीडियो लेक्चर में हम उसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम एक डीसी मोटर को डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते, और अगर हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म है या मैं क्या चीज़ें लगा सकता हूँ जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली उसको रन कर सकता हूँ। ये चीज़ किस तरीके से वर्क करता है, अगर मैं डायरेक्टली उस मोटर को ऑन नहीं कर सकता तो मुझे क्या चीज़ लगाने की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको पहले समझेंगे। एक बेसिक जो इसका इक्वेशन रहता है, एक सर्किट रहता है, उसके थ्रू समझेंगे। तो पहले देखते हैं, आप बोर्ड पे एक सर्किट देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक वीटी सप्लाई दिया हुआ है और वीटी सप्लाई के आगे मेरा यहाँ पे एक अपना जो मोटर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मोटर कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरा हो गया डीसी मोटर जिसको मैं कोई तरीके का रोटेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। ये टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, 230 250 ऐसा कुछ भी, 240 230 कुछ भी वोल्टेज हो सकता है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे मोटर हो गया। यहाँ से मेरा मेन सप्लाई मैंने यहाँ पे दे दिया। आईटी मेरा टोटल करंट हो गया। ठीक है, अब ये ट्रैवल करेगा तो ये तो आर्मेचर करंट होगा यहाँ पे। ठीक है, इस पूरे सेक्शन में आर्मेचर करंट फ्लो होगा और उसको कोई अपोज करेगा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा था। ईबी, बैक ईएमएफ, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। इसके पहले वाले में हमने समझा था कि किस तरीके से ईबी एक सेल्फ रेगुलेटिंग डीसी मशीन्स को सेल्फ रेगुलेटिंग किस तरीके से करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया ये सर्किट, क्या क्या कंपोनेंट इसमें एडेड है। तो अभी ध्यान से समझना, अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे वीटी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ ये मुझे पता करना है। ठीक है, वीटी के अक्रॉस कितना, वीटी यहाँ से मेरा मेन सप्लाई गया हुआ है, तो ये पूरे सेक्शन में कितना मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कुछ, ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए। ठीक है, ये मेरा इक्वेशन हो गया। अब मैं आर ए के बारे में अगर बताऊँ, जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वो अराउंड होता है आर ए इज इक्वल टू 0.25 और 0.5 ओम्स। ठीक है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसको इक्वेशन को मैं आगे सॉल्व करूँगा तो पता चलेगा। तो अभी हम एक केस समझते हैं कि मेरा जो मोटर है, मुझे इसको सप्लाई देना है। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मुझे इसको सप्लाई देना है। तो मान लो कि मोटर अब एक स्टैंड स्टिल कंडीशन में, वो रेस्ट कंडीशन में, मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया, वो जैसा है वैसा ही है। तो उस टाइम पे क्या उसके अंदर कोई बैक ईएमएफ होगा उस सिस्टम में? मोटर में कहीं बैक ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको स्टार्ट ही नहीं किया। और हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये देखा था कि जब मैं उसको स्टार्ट करूंगा तभी ही बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। जब बैक ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो बैक ईएमएफ की वैल्यू स्टैंड स्टिल कंडीशन या जब नॉट वर्किंग होगा तब क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिखता हूँ, अगर मेरा मोटर एट रेस्ट होगा तो मेरा बैक ईएमएफ क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, वी टी इज इक्वल टू आई ए इंटू आर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या ये ओम लिखना चाहूँ कि मुझे करंट पता करना, आर्मेचर करंट कितना होगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कुछ, आई ए इज इक्वल टू वी टी अपॉन आर ए। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे पहले कुछ देर पहले मैंने मेंशन किया था कि आर ए का जो वैल्यू है वो 0.25 या फिर 0.5, काफ़ी ज़्यादा कम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये नेग्लिजिबल है, ये मैं बोल दूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर्मेचर का वो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है, तो मैं इसको अगर नेग्लेक्ट कर देता हूँ इस इक्वेशन में से, तो क्या हो जाएगा? वी टी इज इक्वल टू आई ए। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अभी यहाँ पे एक्चुअल पॉइंट हम लोग पहुँचे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर
मेरा मोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन में और उधर मैंने सप्लाई देके अगर स्टार्ट कर दिया तो मेरा जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है, ये मेरा टर्मिनल वोल्टेज है VT। ये टर्मिनल वोल्टेज का जितना वोल्टेज होगा उतना ही इक्विवेलेंट पे वो करंट विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। मेरा मोटर जब स्टार्ट होगा तो क्या करेगा, बोलेगा भैया ये जितना VT है मेरा उतना ही मुझे करंट प्रोवाइड कर। वो एकदम से करंट विड्रॉ करेगा। मेरा जो आर्मेचर होगा क्या उतना ज़्यादा करंट एक बार में ले सकता है? ठीक है, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये छोटे डीसी मोटर्स की बात नहीं कर रहा, बड़े डीसी मोटर्स की बात कर रहा हूँ। जो टॉयज़ और बहुत सारी चीज़ों में जो छोटे डीसी मोटर्स आते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो बहुत छोटा डीसी मोटर होता है। उसमें अगर ये बहुत ज़्यादा करंट ऐसे विड्रॉ भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में बैक EMF आ जाता है और वो अपना रेगुलेशन कर लेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, जब बड़े मोटर्स होंगे तब उधर अगर स्टार्टिंग में ही अगर वो बहुत ज़्यादा करंट विड्रॉ करेगा अगर, तो पूरा आर्मेचर को बिगाड़ देगा। अगर आर्मेचर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड आएगा तो उसके वाइंडिंग्स ख़त्म हो जाएंगे, इवन ब्रशेस कम्यूटेटर सबके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा इसका, अगर मान लो मेरा करंट बढ़ रहा है तो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और टॉर्क रहता है। ऐसा भी कुछ इक्वेशन जब हम टॉर्क इक्वेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि टॉर्क इक्वेशन के अंदर ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। तो मेरा जो आर्मेचर करंट है अगर वो एकदम से बढ़ गया तो मेरा टॉर्क जो होगा वो भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली क्या मुझे उतना टॉर्क की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टॉर्क एक साथ अगर मिल गया तो मुझे उसका काम ही नहीं है। स्लो स्लो और एक मीडियम पेस पे अगर वो बढ़ेगा तो ही मेरा काम है, उतना ज़्यादा मेरा एप्लीकेशन ही नहीं होगा। तो टॉर्क को भी वो बढ़ा देता है और वो आर्मेचर करंट भी बहुत ज़्यादा विड्रॉ करेगा। तो दोनों की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कंट्रोल में ही नहीं आएगा टॉर्क अगर एकदम से ज़्यादा बढ़ गया तो। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ को मैं अवॉइड कैसे करूँगा? मैं चाहता हूँ कि करंट जो है वो धीरे धीरे करके ले, वो मेरा जो मोटर रहेगा वो एकदम से विड्रॉ ना करे, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके वो अपने कंडीशन को अचीव करना चाहिए। क्यों? और थोड़ी देर तक अगर मैंने उसके क्या बोलते हैं एम्पियर को अगर मैंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए उसका जो आर्मेचर करंट है जो विड्रॉ कर रहा है वो थोड़ी देर तक के लिए कंट्रोल कर लिया और एक रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, तभी क्या होगा, बैक EMF आ जाएगा, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अगर बैक EMF मेरे सिस्टम में आ जाता है तो उससे मेरे को फ़ायदा क्या होगा, वो अपने हिसाब से सेल्फ रेगुलेशन करेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ से जो पार्ट है स्टार्टर का वो आता है। ठीक है, अब स्टार्टर क्यों यूज़ हो रहा है, यही चीज़ को जो हाई करंट होता है, जो आर्मेचर करंट होता है वो बहुत ज़्यादा जो विड्रॉ कर रहा है उसको वो कम करने के लिए स्टार्टर्स यूज़ होते हैं। तो इसी इक्वेशन से वो चीज़ क्लियर भी हो जाएगा कि हम स्टार्टर भी क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते ये इक्वेशन में क्या लिखा, IA इज इक्वल टू VT अपॉन RA लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मेरा ये वैल्यू जो है ये डाउन है, बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल है, इसी वैल्यू को अगर मैं बढ़ाते जाऊँगा, मान लो मैंने ऐसा यहाँ लिखा है VT इज इक्वल टू IA अपॉन RA। RA जो है ये मेरा मान लो 0.5 है। ठीक है, अब ये 0.5 में अगर मान लो मैंने 10 ओम्स ऐड कर दिया, फिर 10 ओम्स ऐड कर दिया, फिर मैंने 10 ओम्स ऐड कर दिया, फिर मैंने 10 ओम्स ऐड कर दिया, ऐसे कुछ 4 से 5 रेजिस्टेंस मैं अगर ऐड करता जाऊंगा मेरे सिस्टम में, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा स्टार्टिंग करंट वो बहुत ज़्यादा विड्रॉ करने वाला है उसको एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो ऑटोमेटिकली मेरा करंट कम लेगा थोड़े पर्टिकुलर इनिशियल थोड़े देर के लिए। अगर वो थोड़े देर के लिए अगर मेरा करंट को कम लेगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रॉब्लम है इनिशियल में बहुत ज़्यादा जो करंट विड्रॉ कर रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा इशू था। तो स्टार्टर का काम क्या होता है, इनिशियल में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, और वो रेजिस्टेंस स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते और घटते जाएंगे, तो और जैसे जैसे मेरा मोटर एक रेगुलर ऑपरेशन में आ जाएगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सारे रेजिस्टेंस हट जाएंगे। ठीक है, तो यही मेरा स्टार्टर का फंक्शन है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टार्टर काम करता है। ठीक है, पहले देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या है स्टार्टर के डीसी मशीन्स में, और उसके बाद हम उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को समझते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्टर में क्या है, 3 टाइप ऑफ स्टार्टर्स है। पहला है 3 पॉइंट स्टार्टर, दूसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर और तीसरा है 2 पॉइंट स्टार्टर। अब इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं। अभी जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है डीसी मोटर्स के लिए यूज़ होता है, डीसी मोटर यानी शंट, डीसी शंट मोटर्स के लिए ये हम यूज़ करते हैं। सेम 4 पॉइंट स्टार्टर जो रहता है वो कंपाउंड डीसी मोटर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और उसके बाद 2 पॉइंट स्टार्टर जैसा रहता है वो हमें
डीसी मोटर सीरीज़ के जितने भी डीसी मोटर्स होंगे वहाँ यूज़ होंगे, ठीक है। तो मेजरली शंट और कंपाउंड को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। जो 2 पॉइंट स्टार्टर है ज़्यादा यूज़ में आता नहीं है, तो उसको हम लोग एक बार कंस्ट्रक्शन उसका देख के उसको छोड़ देंगे। और इसमें से आप एक पार्ट को अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाओ तो बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। तो पहले हम 3 पॉइंट स्टार्टर को समझेंगे। अगर 3 पॉइंट स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको 4 पॉइंट और 2 पॉइंट में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं समझने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है LFA और यहाँ पे LA लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये पहले थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पिक्चर पे जाते हैं। तो पहला क्या, 3 पॉइंट स्टार्टर, जैसे नाम बता रहा है 3 पॉइंट स्टार्टर दिया। तो 3 पॉइंट का क्या मतलब होता है? 3 पॉइंट मतलब उसके 3 पॉइंट्स होंगे। एक है L जिसको मैं लाइन बोल सकता हूँ, दूसरा है F यानी उसको मैं फील्ड बोल सकता हूँ, और उसके बाद है A जिसको मैं बोल सकता हूँ आर्मेचर। और सिमिलरली सेम वैसे ही 4 पॉइंट स्टार्टर है। और सॉरी, इसके पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, शंट डीसी मोटर है। तो शंट डीसी मोटर में क्या रहेगा, एक फील्ड रहेगा पैरेलली और उसके साथ एक आर्मेचर रहेगा। तो इसी वजह से एक आर्मेचर का सेक्शन हो गया, सेम एक फील्ड का सेक्शन हो गया और एक लाइन का सेक्शन हो गया। लाइन जहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे उसको लाइन बोल देंगे। तो 3 पॉइंट हो गया यहाँ से। सिमिलरली 4 पॉइंट में क्या होगा, हमने कंपाउंड डीसी मोटर यूज़ किया है, तो वहाँ क्या होगा, आर्मेचर का एक सेक्शन होगा, फील्ड का एक सेक्शन होगा और उसके बाजू में एक पैरेलली एक रेजिस्टेंस लगा होगा। वो उसका पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया। इसी रीज़न की वजह से उसको LNFA बोला जाता है, जहाँ L मतलब लाइन हो गया, N मतलब उसका जो पॉइंट है रेजिस्टेंस का उसको बोला, और उसके बाद F जो है वो फील्ड का पार्ट हो गया, और एंड में क्या, आर्मेचर का पार्ट हो गया, ठीक है। सेम डीसी मोटर में 2 पॉइंट स्टार्टर यूज़ होता है। तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक लाइन होगा और एक आर्मेचर होगा, क्योंकि फील्ड जो होगा वो आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। पहले हम लोग 3 पॉइंट स्टार्टर को समझेंगे, उसके बाद हम 4 पॉइंट, फिर उसके बाद 2 पॉइंट पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से एक 3 पॉइंट स्टार्टर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, यहाँ से कुछ 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होंगे, और उसके बाद यहाँ से एक सप्लाई दिया गया होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पोजिशनड है, उसके बाद हम देखते हैं कि इसको वर्क किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से कुछ सप्लाई आ रहा है, ठीक है। मेरे सिस्टम में मैंने मोटर को कनेक्ट किया है। कौन सा मोटर है यहाँ पे, मेरा शंट मोटर है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट पे जा रहा है, फिर यहाँ से एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, ठीक है। और ऊपर जो है मेरे बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हुए, ठीक है। और एक यहाँ पे एक हैंडल दिख रहा होगा, ठीक है। उस हैंडल के ऊपर एक सॉफ्ट आयरन पीस लगाया हुआ है। अब वो क्यों लगाया हुआ है, जब वो पूरी तरीके से ट्रैवल करेगा इस तरीके से, और जब वो वहाँ जाके रन पोजीशन पे जाके कनेक्ट होगा, तो उस कॉइल के साथ जब वो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो वो इसको एक प्लंजर की तरह पकड़ के रखेगा, ठीक है। और उसके बाद जब कुछ फॉल्ट कंडीशन होगा, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो वो उसको रिलीज़ कर देगा और वो अपने पोजीशन पे आ जाएगा। और वो पोजीशन पे क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके बीच में आप पिक्चर में देख सकते हैं एक स्प्रिंग कनेक्ट किया हुआ है। तो स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे 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 आगे बढ़ते जाएगा वो और टेंशन कॉइल अंदर होना शुरू होगा, और जैसे उसको रिलीज़ कर दोगे तो फटाफट यहाँ पे ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक अरेंजमेंट है। तो अभी इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे हमने पिछले इक्वेशन में समझने की कोशिश की थी कि आर ए की वैल्यू को अब अगर हम बढ़ा दे तो किस तरीके से वो करंट को कम लेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा डीसी सप्लाई स्टार्ट हो गया, यहाँ से मेरा ऑफ पोजीशन था, ऑफ पोजीशन से ये एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है। इनिशियल में वो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगा, क्यों, क्योंकि जो पहला पॉइंट होगा वो उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसको जब वो कनेक्ट कर लेता है तो सारे रेजिस्टेंस एक साथ सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मेरा मोटर बाय रनिंग कंडीशन में आ जाता है और एक नॉर्मल स्पीड पे आ जाता है, तब मैं क्या करूँगा कि ये रेजिस्टेंस को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरा एक नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आ गया मेरा मोटर, तो मुझे ज़रूरत नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने रन कंडीशन तक मैंने इसको पहुँचा दिया। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस कंडीशन से यहाँ पे मेरा आर्मेचर है, तो आर्मेचर अपने हिसाब से कुछ एम्पियर्स विड्रॉ कर लेगा। सेम वैसे मेरा फील्ड है, फील्ड भी अपने हिसाब से अपना काम करेगा। तो ये पूरा सिस्टम मेरा नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आ जाएगा, और जो मेरा हैंडल है उसका आयन पीस जो होगा वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और रन कंडीशन में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो इसके ये प्रोसेस के अंदर मेरा कोई फॉल्ट करंट आ जाए, यानी मैंने लोड कुछ बढ़ा दिया एकदम से, तो क्या होगा, वो ट्रिप हो जाएगा। अब वो ट्रिपिंग किस तरीके से होगा,
जो मेरा सॉफ्ट आयन पीस के साथ कनेक्टेड है उसके नीचे की तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया हुआ है, उसके नीचे एक प्लंजर टाइप में दिया है, उधर एक सॉफ्ट ट्रायंगुलर पार्ट रहता है, वो जाके उसको अटैच होगा। और ये जो मेरा पूरा एंटायर एंटायर सेक्शन जो है इस तरीके से दिया हुआ है, उसमें जो ऊपर का इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको शॉर्ट कर देगा, उसको ओपन कर देगा, एक तरह से उसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर रहा था और उसने सॉफ्ट आयन पीस को पकड़ के रखा है, उसको ओपन कर देगा। अगर वो ओपन हो गया तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली जैसे इस पोजीशन पे, तो वो डायरेक्ट इधर आ जाएगा, ऑफ पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरह से उसने प्रोटेक्ट कर लिया हमारे सिस्टम को। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया कि एक इनिशियल जो सबसे ज़्यादा करंट विड्रॉ कर रहा था, उसको भी स्टेप बाय स्टेप उसको रेजिस्टेंस ऐड कर करके उसको हमने जैसे जैसे नॉर्मल पोजीशन पे आया तो उसको हमने पूरे रेजिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरीके से एक स्टार्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी हमने देखा जो है वो 3 पॉइंट स्टार्टर है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि 4 पॉइंट स्टार्टर किस तरीके से दिखता है। बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में, फंक्शन पूरा वैसे ही रहता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ठीक है, हम लोग तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से 4 पॉइंट स्टार्टर काम करता है। तो यहाँ पे आप एक जो इमेज देख रहे हो वो 4 पॉइंट स्टार्टर का इमेज है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि जिस तरीके से शंट में क्या था, 3 पॉइंट थे, एक लाइन था, ठीक है, और दूसरा क्या था, फील्ड था, और तीसरा क्या था, आर्मेचर था। अब जो कंपाउंड रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, जिसको यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक है, अगर मेरे सिस्टम में एक रेजिस्टेंस ऐड हो गया तो वो शंट के हिसाब से था, तो शंट के कंस्ट्रक्शन में रेजिस्टेंस नहीं था, उसमें से फील्ड था जो पैरेलल था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एडेड है, तो उसकी वजह से 4 पॉइंट्स आ गए यहाँ पे। बाकी जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है, उसका वर्किंग भी उस तरीके से पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सेम उसमें जैसा होता है सेम वैसे ही इसमें भी होता है। सिमिलरली अगर मैं डीसी मोटर का अगर मैं बात करूँ सीरीज़ के बारे में, तो सीरीज़ में भी सेम चीज़ है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट आएगा, एक लाइन रहेगा और एक आर्मेचर रहेगा, और जो फील्ड रहेगा वो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। तो उसका कंस्ट्रक्शन भी एक बार आप इमेज देख लो उसका कि किस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सीरीज़ डीसी मोटर का। तो सीरीज़ डीसी मोटर में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से सप्लाई आ रहा है, ये लाइन का पार्ट हो गया, और ये जो मेरा पार्ट है यहाँ पे मेरा आर्मेचर आ गया, और आर्मेचर के साथ जो मेरा फील्ड का सेक्शन है वो भी कनेक्टेड है, और उसके साथ वो सीधा रन के साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक अभी अभी मैं इसको समराइज़ करूँगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डीसी जो मोटर्स रहते हैं उसको मैं इनिशियली स्टार्ट कर ही नहीं सकता विदाउट स्टार्टर्स, और स्टार्टर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि स्टार्टर्स जो है इनिशियल करंट जो बहुत ज़्यादा विड्रॉ करना होता है उसको लिमिट कर देता है, प्लस मेरे टॉर्क को भी अंडर कंट्रोल कर लेता है। और जो स्टार्टर जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन देखा उसमें ये भी चीज़ पता चला, अगर कोई इनिशियल में मैंने लोड भी एकदम से बढ़ा दिया तो वो ट्रिप करेगा। कैसे, कोई भी फॉल्ट मेरे सिस्टम में एकदम से जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एकदम हाई करंट हो जाएगा, तो वो जो मेरा वोल्टेज था नो कॉइल वोल्ट, जो ऊपर का एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, और नीचे से जो मेरा सॉफ्ट आयन पीस ट्रायंगुलर जो रहेगा वो ऊपर के पोजीशन पे चला जाएगा, और वो अगर ऊपर के पोजीशन पे चला गया तो उसको वो डीमैग्नेटाइज कर देगा, और मेरा जो हैंडल रहेगा उसको पूरा वहाँ से आगे की तरफ ऑफ कंडीशन में लेकर आएगा। तो इस तरीके से मेरा पूरा एंटायर सिस्टम काम कर रहा है। तो स्टार्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि टॉर्क इक्वेशन किस तरीके से बनता है। ठीक है, एक मोटर अगर वर्क कर रहा है तो उसमें हम लोग 2 सेक्शन में उसको देखेंगे, इनपुट पावर और आउटपुट पावर। इनपुट पावर का इक्वेशन हम लोग अलग से बनाएंगे, आउटपुट पावर का इक्वेशन हम लोग अलग से बनाएंगे। आउटपुट जो रहेगा वो मोटर का टॉर्क के फॉर्म में रहेगा, और इनपुट जो रहेगा वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में रहेगा। तो दोनों इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद उसमें से हम लोग टॉर्क इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।